नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद। स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज ज्योग्राफी के घटना चक्र का 7th सीरीज चलाने जा रहा हूं और इसको हमने ब्रह्मास्त्र नाम दिया है, जिसमें हम अधिक से अधिक आपको जो है जहां पे जरूरत होगा कंसेप्ट पे बात करेंगे और साथ ही साथ अधिक से अधिक फैक्ट पे बात करेंगे और इसके साथ पीवाईक्यू सीरीज चलाएं। ये पीवाईक्यू सीरीज तो एक प्रकार से है ही। तो दोस्तों, जो भी पेपर आज के समय में बन रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो पीसीएस हो, उसमें काफी क्वेश्चन कंसेप्ट के बेस पे रहते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है फैक्ट के बेस पे रहते हैं। तो हम इन दोनों पे डिटेल चर्चा करेंगे और ये पीवाईक्यू सीरीज जिसमें हम 1990-2025 तक के आए हुए अलग अलग स्टेट और यूपीएससी के पेपर्स को हम एनालाइज करेंगे और उसमें आपको बताएंगे कि आगे इसमें से कहाँ कैसे क्वेश्चन और आ सकते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों, घटना चक्र पढ़ के ही आप जो है कोई भी एग्जाम के प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। हमारे कई दोस्त जो है प्रीलिम्स यूपीएससी पीसीएस को भी घटना चक्र पढ़ के निकाले हैं और साथ ही साथ आप भी उस श्रेणी में आ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको यहाँ पे पॉलिटी, साथ ही साथ जो है ज्योग्राफी हमारे द्वारा चल ही रहा है, साथ ही साथ जो है हिस्ट्री के साथ अन्य सब्जेक्ट का भी इस तरह से पीवाईक्यू सीरीज चलाया जा रहा है। तो आप चैनल से जुड़े हैं तो आपको अदर सब्जेक्ट का भी मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो हम देर न करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। पापा की मेहनत को एक नई पहचान देनी है, कैसे हार जाऊं मुश्किलों से, अभी तो माँ के हाथों में पहली कमाई देनी है। जी हाँ दोस्तों, मम्मी पापा आपके बहुत ही मेहनत करके जो है आपको बहुत पढ़ाते लिखाते हैं और आपको जो है बाहर भेजते हैं कि आप अच्छे से पढ़ें और उनके सपनों को साकार करें। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप उनके सपनों को साकार करें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। कभी भी जीवन में हार मत मारिए। हमारी टीम आपके इस मुकाम को पहुंचाने में बिल्कुल तत्पर है और हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे। ठीक है। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने टॉपिक के बात करते हैं। ठीक है। आज का पहला टॉपिक है दोस्तों, प्रपात और झीलें। तो प्रपात और झीलें यहाँ से भी लगभग हर साल, चाहे यूपीएससी हो पीसीएस हो, एक दो क्वेश्चन जो है यहाँ से आ जाता है और अलग अलग एग्जाम में भी आपको जो है यहाँ से क्वेश्चन काफी बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो हम आज इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है। जब हम पढ़ाएंगे तो आप साथ में साथ मैप मैप भी देखते रहिए। मैप में जो उसका लोकेशन देखिए कि ये कौन सी नदी है, नदी कहाँ है और उसका प्रपात कहाँ पे है। तो आपको जो है वो एक प्रकार से माइंड मैप भी साथ में बनता जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहला देखिए, यहाँ पे है जोग प्रपात। एक मिनट। तो सबसे पहला जो है टॉपिक क्या है, सबसे पहला टॉपिक है जोग। इसका नाम जो है गरसोपा भी बोला जाता है, जोगादा भी बोला जाता है। और ये किस नदी पे है? आपको यहाँ से इस टॉपिक से कई टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक तो सीधा पूछ लेगा कि कौन सा प्रपात किस प्रदेश में है, और दूसरा इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा प्रपात किस नदी पे है, और तीसरा इस तरह से पूछेगा कि एक साइड जो है प्रपात दे देगा और दूसरे साइड जो है स्टेट दे देगा। तो यहाँ से इस तरह से जो है इतने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। तो जोग, या इसको गरसोपा भी बोलते हैं, जोगाता भी बोलते हैं, ये कहाँ से किस नदी से संबंधित है? सारावती नदी से। और कहाँ पे है ये? कर्नाटक में। ठीक है। शिव समुद्रम कावेरी नदी से संबंधित है, कर्नाटक में है। घुंडरू है, स्वर्ण रेखा और रांची जगह से संबंधित है। कपिल धारा नर्मदा नदी से संबंधित है, अनूपपुर मध्य प्रदेश में है। धुआंधार नर्मदा नदी से संबंधित है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। चित्रकूट इंद्रावती नदी और ये बस्तर छत्तीसगढ़ में है। दूध सागर मांडवी नदी और ये गोवा में है। भांबवली बजराई उमर मोदी नदी से संबंधित है, महाराष्ट्र में। ठीक है। लिंक कसियार बाहकाबा नोहकाली कई नोहंगी गीथियांग मौसमई लिंग नगई डेन थेलेन किनरेम। तो ये सारे प्रपात कहाँ पे हैं? मेघालय में। आगे देखते हैं। आगे है तीरथगढ़, कांगेर नदी से संबंधित है और ये छत्तीसगढ़ में है। अमृत धारा हसदेव से संबंधित है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। केंदाई हसदेव और बांगो नदी से संबंधित है, छत्तीसगढ़ में। आगे देखते हैं। जोन्हा गौतम धारा राढ़ू नदी से संबंधित है,
और रांची झारखंड में है। दसम दासोंग ये कांची नदी से संबंधित है, रांची में। भालकुंड राहतगढ़ बीना नदी से सागर मध्य प्रदेश में है। दुग्ध धारा कपिल धारा ये नर्मदा नदी से संबंधित है, मध्य प्रदेश में। देवधारा गरियाबंद छत्तीसगढ़ से संबंधित है। लोध बूढ़ा घाघ बूढ़ा नदी से संबंधित है, लातेहार झारखंड में है। चुलिया चंबल नदी से राजस्थान में है। डुडमा मच्छकुंड और कोरापुट उड़ीसा में संबंधित है, ठीक है। गोकक घाट प्रभा नदी से संबंधित है, बेलगाम कर्नाटक में है। इसमें जो है कुछ झील भी हम आपको देखते चलते हैं। झील से भी जो है क्वेश्चन आता है, झील से भी जो है सीधा सीधा झील पूछेगा कौन से प्रदेश में है, या एक साइड झील दे देगा, दूसरी साइड जो है प्रदेश दे देगा। साला झील अरुणाचल प्रदेश, बड़खल हरियाणा, कालीवेली तमिलनाडु, वेम्बनाड अष्टमुदी केरल, चिल्का उड़ीसा, बुलर मानसबल जम्मू कश्मीर, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे डल जम्मू कश्मीर, पेरियार केरल, पुलिकट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कोल्लू आंध्र प्रदेश, लोकटक मणिपुर, सांबर राजस्थान, पुष्कर अजमेर, राजसमंद, नक्की डिडवाना, उदय सागर ये यहाँ से जो है यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, ये राजस्थान में है आपका। सूरजकुंड हरियाणा, रूपकुंड उत्तराखंड, फुल्लर पीलीभीत, चंदूबी चपनाला हापलांग असम, चेम्बरमबक्कम चेन्नई तमिलनाडु में है, हुसैन सागर और उस्मान सागर हैदराबाद में है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं, तो आपको चीजें क्लियर होता जाएगा। मैच करना है दोनों, एक साइड प्रपात है, दूसरी साइड कौन से प्रदेश में है, ठीक है। तो दूध सागर जो है ये कहाँ पे है, ये गोवा में है, ठीक है। और बरकाना कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है। और खंडधार कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में। पालनी कहाँ है, ये कर्नाटक में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ठीक। तो इसका डिटेल दूध सागर गोवा, बरकाना कर्नाटक, खंडाधार उड़ीसा, पालनी हिमाचल प्रदेश। आगे चलते हैं। घुंडरू प्रपात कहाँ पे है, ये आपका स्वर्ण रेखा नदी पे है। घुंडरू प्रपात रांची से 45 किलोमीटर दूरी स्वर्ण रेखा नदी पर है, ठीक है। किस नदी पर शिव समुद्रम प्रपात है, ये कावेरी नदी पे है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कोगाडू जिले ब्रह्मगिरी पहाड़ी के ताल कावेरी से होता है, ठीक है। इसका प्रवाह इसका अपवाह क्षेत्र कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में। कौन सा सुलेमित नहीं है। सबसे पहले इलिमिनेशन ट्रिक में आप यह जानिए कि कोई भी क्वेश्चन करिए उसके कीवर्ड्स को जरूर पकड़िए। यहाँ पे सुलेमित नहीं है, क्योंकि कई क्वेश्चन जो है आप बहुत ही सिंपल तरीके के क्वेश्चन, आप अगर कीवर्ड्स को अंडरलाइन नहीं करेंगे तो वहां गलत करके आ जाएंगे। तो कौन सा सुलेमित नहीं है पूछा है, तो इसमें देखिए बूढ़ा घाघ प्रपात जो है कांची, यहाँ पे नहीं है। ये बूढ़ा घाघ कहाँ पे है, ये झारखंड और बूढ़ा नदी पे है। घुंडरू प्रपात स्वर्ण रेखा पे। चचाई प्रपात मध्य प्रदेश में बिहड़ नदी से। धुआंधार प्रपात मध्य प्रदेश नर्मदा नदी से संबंधित है। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कौन सा सुलेमित है, तो इसमें धुआंधार मालवा क्षेत्र नर्मदा नदी, और हुंडू छोटा नागपुर स्वर्ण रेखा, गरसोपा पश्चिमी घाट नेत्रावती। तो इसमें जो है केवल एक आंसर सही है, ठीक है। इसका डिटेल देखते हैं, एक्सप्लेनेशन। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के राज्य के जबलपुर जिले में स्थित है, जिसे नर्मदा नदी सृजित होती है। जबलपुर मालवा क्षेत्र में नहीं बल्कि महाकौशल क्षेत्र में अवस्थित है, ठीक है। घुंडरू जलप्रपात झारखंड राज्य के रांची जिले में अवस्थित है, जो छोटा नागपुर क्षेत्र का पार्ट है। यह जलप्रपात सुवर्ण रेखा नदी के मार्ग पर सृजित है, ठीक है। गरसोपा जलप्रपात, जिसे जोग प्रपात के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट क्षेत्र में कर्नाटक में सारावती नदी पर स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं। दूध सागर जो है कहाँ पे है, दूध सागर आपका मांडवी नदी पे, ठीक है। और डुडमा कहाँ पे है, डुडमा आपका मच्छकुंड में है। और गोकक जो है घाट प्रभा में है। और जोग कहाँ पे है,
सारामती में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही। दूध सागर मांडवी नदी गोवा में, डुडुमा मच्छकुंड कोरापुट उड़ीसा में, गोकक घाट प्रवाह बेलगांव कर्नाटक में है, जोग सारावती कर्नाटक में है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक साइड प्रपात है, दूसरी साइड नदी। कपिलधारा प्रपात जो है गोदावरी नदी में है, तो कपिलधारा प्रपात गोदावरी नदी में नहीं, ये जो है गलत हो जाएगा। जोग सारावती में, ये सही है। शिव समुद्रम कावेरी बिल्कुल सही है। 2 और 3 सही हो जाएगा, बी आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कपिलधारा प्रपात मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी पे है। ठीक है, जोग प्रपात सारावती नदी कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में है। शिव समुद्रम प्रपात कर्नाटक के चामराजनगर जिले में कावेरी नदी पे है। ठीक है, कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भालकुंड में। भालकुंड जलप्रपात मध्य प्रदेश के सागर जिला में राहतगढ़ के निकट बीना नदी पे है। इसे राहतगढ़ जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अन्य सभी जलप्रपात नर्मदा नदी पे। आगे देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पे है? सारावती नदी पे। ठीक है, सारावती कहाँ पे है? कर्नाटक में। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। ठीक है, विश्व जलप्रपात डाटाबेस वर्तमान के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोहकालिकई मेघालय प्रपात है, लेकिन अनेक आधिकारिक भारतीय स्रोतों में अभी भी भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुचिकल को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और आयोग ने भी जो है कुचिकल को ही उत्तर सही माना। भारत के निम्न झरनों में सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? कुचिकल, आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखते हैं। कौन सा सुलेमित नहीं है? ठीक है, तो जोग प्रपात तो कृष्णा नदी पे नहीं है, बल्कि ये सारावती नदी पे है। शिव समुद्रम कावेरी नदी, चुलिया चंबल पे, धुआंधार नर्मदा नदी पे। आगे देखते हैं। कौन सा सुलेमित नहीं है? तो लोध जो है बराकर नदी पे नहीं है। लोध कहाँ पे है? झारखंड के लातेहार जिले में बूढ़ा नदी पे है। ठीक है, इसे बूढ़ा घाघ जलप्रपात भी कहा जाता है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आगे देखते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा बूढ़ा घाघ है। अमृतधारा जलप्रपात कहाँ पे है? ये हसदो नदी पे। अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के हसदेव नदी पे है। यह छत्तीसगढ़ के मानेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में है, जहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर अमृतधारा महोत्सव आयोजित किया जाता है। आगे देखते हैं। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है? चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर है। इसकी ऊंचाई 90 फीट है। इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पे है? इंद्रावती नदी पे है। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है कहाँ पे है? बस्तर में। भारत के निम्नलिखित प्रपातों में कौन सा गोवा में स्थित है? गोवा में कौन सा है? दूध सागर प्रपात। ठीक है, और यह कौन से? मांडवी नदी पे है। भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात भेड़ा घाट पर है। यह जबलपुर जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 30 मीटर 98 फीट है। यह प्रपात नर्मदा नदी पे है। आगे देखते हैं। आगे बेम्बनाथ झील कहाँ पे है? ये केरल नदी में, तो केरल में है। बेम्बनाथ झील केरल की सबसे बड़ी झील है और यह 83 किलोमीटर लंबी और 14 किलोमीटर चौड़ी है। केरल के कोट्टायम, अल्पपूझा एवं एर्नाकुलम जिलों से बेम्बनाथ झील गिरी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लैगून नहीं है? कौन सा लैगून नहीं है? पेरियार झील, बाकी सब लैगून। समुद्र से पृथक होकर
तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछली खारे पानी झीलों को लैगून झील कहते हैं। पेरियार झील 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की एक कृत्रिम झील है। यह लैगून नहीं है। पेरियार झील पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है। ठीक है। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यह है आपका चिल्का झील। आगे देखते हैं। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील उड़ीसा में है, जिसका क्षेत्रफल 900 वर्ग किलोमीटर और 1165 वर्ग किलोमीटर जो है मानसून के समय हो जाता है। जबकि सांभर झील राजस्थान देश का सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। ठीक है। परंतु यहाँ क्वेश्चन में केवल झील का उल्लेख किया है, तो हम उत्तर जो है चिल्का झील को मानेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। चिल्का झील कहाँ पे है? उत्तरी सरकार तट पे है। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। उड़ीसा तट भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सागर तट का भाग है। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील। ठीक है। पुलकट झील चिल्का झील के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी झील है, दूसरी खारे पानी की लैगून झील है। ठीक है। यह आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के राज्य में है स्थित है पुलिकट झील। और कोल्लेरू झील कहाँ है? यह मीठे पानी की झील है जो गोदावरी कृष्णा नदियों के बीच में अवस्थित है। आंध्र प्रदेश में यह रामसर स्थल भी है। कीली वैली झील तमिलनाडु में स्थित कीली वैली झील पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। 2021 में तमिलनाडु सरकार ने इस झील को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी झील राज्य में सुलेमित है? लोकटक जो है मणिपुर में है। ठीक है। जबकि डिडवाना और उदय सागर झीलें राजस्थान में, कोल्लेरू आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? चिल्का, कोल्लेरू। आगे क्या है? लोनार और पुलिकेट। पुलिकेट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। ठीक है। भारत में किस राज्य में फुल्लर झील है? फुल्लर झील आपका उत्तर प्रदेश में है। फुल्लर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है। यह पीलीभीत जिले के माधो टांडा के पास स्थित है। आगे देखते हैं। कौन सा सुलेमित नहीं है? ठीक है। तो इसमें कौन सा? लोकटक जो है मेघालय में नहीं है। लोकटक कहाँ है? आपका मणिपुर में है। वेम्बनाथ केरल में, डल जम्मू कश्मीर, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। आगे देखते हैं। कौन सा सुलेमित है? कोल्लेरू आपका आंध्र प्रदेश में है। लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है। नक्की झील राजस्थान में, कोल्लेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर। आगे देखते हैं। भारत की निम्न झीलों में कौन असम में अवस्थित है? असम में चपनाला झील। ठीक है। असम की झीलों में चंदुबी झील, चपनाला, हाफलांग झील आदि है। निम्नलिखित में किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? रहस्यमयी झील रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील की संज्ञा दी है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक हिम झील है। ठीक है। आगे देखते हैं। भारत की निम्न झीलों में कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? अंचार झील है। कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश, हमीरसर झील गुजरात में, फुल्लर उत्तर प्रदेश में है। जबकि अंचार झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे रूपकुंड आपका जो है हरियाणा में है। ठीक है। रूपकुंड कहाँ पे है? रूपकुंड हरियाणा। तो सीका वन हो जाएगा। सीका वन। एक मिनट। एकट्टू अष्टमुडी जो है आपका केरल में। ठीक है। और पुलिकट कहाँ पे है? पुलिकट आपका तमिलनाडु में है। ठीक है। और सूरजकुंड जो है
ये सूरज कुंड जो है हरियाणा होगा, ठीक है, ये हरियाणा जो है सूरज कुंड होगा, और रूप कुंड जो है ये उत्तराखंड में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा। आगे देखते हैं। अष्टमुडी केरल, पुलिकट तमिलनाडु, रूपकुंड उत्तराखंड, सूरजकुंड हरियाणा, कौन सा सुलेमित नहीं है? तो इसमें रूपकुंड जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि उत्तराखंड में है, ठीक है। भीमताल उत्तराखंड, पुलिकट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे, लोकटक मणिपुर, रूपकुंड उत्तराखंड में। आगे देखते हैं। बर्फ से ढकी झील घेपन कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में। कयाल क्या होता है? कयाल जो है केरल का एक लैगून है। केरल स्थित लैगून झीलों को कयाल के नाम से संबोधित किया जाता है। यहाँ कई कयाल लैगून पाए जाते हैं, जैसे पुन्नामाद कयाल, अष्टमुडी कयाल, वेम्बनाथ कयाल। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कृत्रिम झील कौन सा है? कोडाई कनाल तमिलनाडु। कोडाई कनाल झील ताजे जल की एक मानव निर्मित झील है। यह तमिलनाडु के डिंडिगुली जिले के कोडाई कनाल शहर में है। आगे देखते हैं। आगे साला झील जो है अरुणाचल प्रदेश में है। बड़खल झील हरियाणा में है, और लोकटक मणिपुर, काली वैली तमिलनाडु। ये सब एक दूसरे से क्रम में है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो वही है, साला अरुणाचल, बड़खल फरीदाबाद हरियाणा, लोकटक मणिपुर, काली वैली विलुपुरम जिला तमिलनाडु। निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील मानी जाती है। यह जल के आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, परंतु सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कोल्लरू भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील होगी, ठीक है। आगे देखते हैं। कौन सी एक मीठे पानी की झील है? मीठे पानी की झील जो है इसमें कई नदी हैं, कई झील हैं। दिए गए विकल्प में बुलर तथा लोकटक मीठे पानी की झीलें हैं, जबकि चिल्का सांभर जो है खारे पानी की झील है, ठीक है। आगे देखते हैं। कौन सा सुलेमित नहीं? कौन सा सुलेमित नहीं है? गुजरात नारायणी से संबंधित है। गुजरात नारायणी से संबंधित तो नहीं है। यहाँ पे देखते हैं। गुजरात में गर्म झरने चबसार, कैम्बे, गोधा, हरसान, कावा, खेड़ापाद, खार, मुक्तापुर, बरहा, मेड़पुर, उनाई, दुआ, तुलसियाम, सवरकुंडला, लसुंदरा, लालपुर, ढोलेरा। नारायणी गर्म झरना गुजरात में नहीं, ठीक है। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में, तप्तपानी उड़ीसा में, वज्रेश्वरी महाराष्ट्र में गर्म झरना है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए डिडवाना, कुचामन, सरगोल, खाटू, ये क्या है सब? ये लवण झील है, ठीक है। आगे देखते हैं। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात है? कहाँ पे है ये? कैमूर में, ठीक है। आगे देखते हैं। एशिया की सबसे बड़ी ताजे जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो गोखुर झील बिहार में जो है कनवार झील, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी ताजे जल वाली गोखुर झील बिहार में कनवार झील है। यह बिहार के बेगूसराय में स्थित बिहार में रामसर आर्द्र भूमि। आगे देखते हैं। आर्द्र झील और अवस्थान बोला है। पोखरा पंजाब, रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश, रुद्रसागर झील त्रिपुरा, सस्ता कोत्ता झील तमिलनाडु। तो इसमें पूछा है कि कितने कथन जो है सही है, तो इसमें जो है केवल 2 ऑप्शन सही है। वो 2 ऑप्शन कौन कौन से देखते हैं। पोखरा आर्द्र भूमि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, ठीक है। रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश में है, तो हिमाचल प्रदेश जो है सही है, और पोखरा वाला जो है गलत हो जाएगा। रुद्र सागर जो है त्रिपुरा में है, बिल्कुल सही है। तो ये 2 पॉइंट सही है।
सस्ताकोट्टा झील जो है केरल में है। ठीक है, आगे देखते हैं। यायात्सो झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह लद्दाख में स्थित है। यह जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का प्रथम विरासत स्थान है। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। यह सतलज नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र है। इसमें देखिए क्या ऑप्शन दिया है, तो इसमें जो है 3 ऑप्शन सही है, 1, 2, 3 सही है। ठीक है, समुदाय के सदस्यों जैव विविधता समिति चुमाथांग गांव की पंचायत ने हाल में भारत सरकार की यूएनडीपी सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के साथ मिलकर जैव विविधता अधिनियम के तहत यायात्सो झील को लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने संबंधित प्रस्ताव पर 10 जनवरी 2023 को हस्ताक्षर किया गया। प्रस्तावित यात्सो BHS को अनुमानित क्षेत्रफल 60 वर्ग किलोमीटर होगा, जिसमें झील का जल क्षेत्र भी शामिल होगा। ठीक है, इसको पक्षियों का स्वर्ग भी बोला है। आगे देखते हैं, जलवायु का टॉपिक है अगला नेक्स्ट टॉपिक, मानसून, जिसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो इसको जो हम क्वेश्चन में सीधा सीधा डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन के हिसाब से डिस्कस करते हैं। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य मौसम होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो टॉपिक है इसका सारे जितने भी कंटेंट हैं, फैक्ट जितने भी इंपॉर्टेंस है, वो आपको जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसका एक्सप्लेनेशन जो होता है वही सारी बातें यहाँ पे भी लिखा है, पूरा हिस्ट्री लिखा है, और वही आपको हम एक्सप्लेनेशन में जहाँ जरूरत होगा बताते चलेंगे। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करें। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। तो भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, बिल्कुल सही है। उत्तर हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। तो ये भी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं, तो इसका आंसर जो है ये सही हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे का व्याख्या भी करता है। भारत मूलतः मानसूनी प्रदेश है। यहाँ की जलवायु मानसूनी जलवायु की लगभग सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। हिमालय पर्वत भारतीय जलवायु को इस मायने में विशिष्टता प्रदान करता है क्योंकि यह मानसूनी हवाओं के लिए भौतिक अवरोध उत्पन्न करता है, जिसके फलस्वरूप भारत में मानसूनी हवाओं का पूर्णतः प्रसार संभव हो पाता है। मानसून की भरपूर वर्षा हो पाती है। साथ ही यह मध्य एशिया से आने वाली शीत हवाओं को रोककर भारत की पूरी तरह से रक्षा भी करता है। ठीक है, यह इस प्रकार यह 2 विभिन्न जलवायु वाले भागों को पृथक करता है। आगे देखते हैं। अब इस तरह से क्वेश्चन, हालांकि मैप दे के इस तरह से नहीं पूछता है। आगे देखते हैं, जो जहां से जिस तरह से क्वेश्चन बनता है आजकल उसी तरह से हम आपको बात करेंगे। आज के समय में कथन कारण वाले भी क्वेश्चन काफी आते हैं, तो इसको हम देखते हैं। और सबसे पहले जो है, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है, तो ये भी सही है बिल्कुल। भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच स्थित है। उष्णकटिबंधीय अक्षांश के बीचों बीच नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों रेखाओं के अनुसार 23.5 अंश उत्तरी से 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, जबकि वायुदाब पेटियों के अनुसार 30 अंश उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच अवस्थित नहीं है, बल्कि इसके मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ठीक है, भारत को किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल से होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ भारत के केरल राज्य से शुरू होता है। भारतीय कृषि का अधिकांश भाग अभी भी वर्षा पर आधारित है। भारत के ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। सामान्य दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की हो जाती है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। आगे देखते हैं। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होता है? यह दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून का निर्माण होता है। ग्रीष्म ऋतु में
भारत में उच्च तापमान के कारण भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में निम्न दाब की स्थिति बनती है, जिस कारण दक्षिण पश्चिम मानसून का निर्माण होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान जो है लेह। लेह भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, यह भारत का सबसे शुष्क स्थल। आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन जिस तरह से आज पूछ रहा है आज के समय में, हम आपको उसी टाइप से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ठीक है, भारत के राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। यहाँ का तापमान असमान रूप से दिन की अपेक्षा रात में कम होता है। दैनिक तापांतर मरुस्थलीय जलवायु की विशेषताओं में से एक है। आगे देखते हैं। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? वो नवंबर से दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में दक्षिण भारत में उत्तर पूर्वी मानसून का मौसम रहता है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु में सक्रिय रहता है। यह तमिलनाडु की मुख्य वर्षा वाली अवधि होती है। उल्लेखनीय है, इस मानसून के समय 26 दिसंबर 2004 को तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सुनामी आई थी। आगे देखते हैं। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? स्थल एवं समुद्र का विभेदी तापन। भारतीय मौसम मौसमी विस्थापन उत्क्रमण वाला है, जिसमें हवा की दिशा 6 माह तक जाड़े में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा शेष 6 माह ग्रीष्म में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है। इस मानसून हवाओं की उत्पत्ति तापक्रम में भिन्नता के कारण होती है। यहाँ किसी कारण से इस पर पर्याप्त मतभेद है। ठीक है, तापी संकल्पना मानसून की उत्पत्ति स्थल जल के असमान संगठन तथा उसके गर्म ठंड होने के विरोधी स्वभाव के कारण होता है। नवीन संकल्पना क्या कहती है? मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति वायुदाब हवाओं की पेटियों के खिंचाव के कारण होता है, और इस संकल्पना का पहली बार प्रतिपादन फ्लोन नामक विद्वान ने किया था। सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन होने से पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। आगे देखते हैं। दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती जाती है। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में मानसून की अवधि कम होती है। दक्षिण भारत में मानसून जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है, जबकि उत्तर भारत में प्रवेश करने में दक्षिण की अपेक्षा अधिक समय लगता है। इसी प्रकार वापसी में भी मानसूनी हवाएं दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में जल्द पलायन करती हैं। उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। आगे देखते हैं। भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही है? ठीक है, इंडियन ओशन आईओडी परिघटना उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तनाव के अंतर से विशेषित होती है। यह स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, 2 सही हो जाएगा। इंडियन ओशन को भारतीय एल नीनो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह समुद्री सतह के तापमान के अनियमित दोलन का परिणाम है, जिसमें हिंद महासागर का तापमान प्रकारांतरेण पूर्वी हिंद महासागर की अपेक्षा गर्म एवं ठंडा हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एल नीनो परिघटना प्रतिवर्ष घटित होता है। ठीक है, एल नीनो पूर्वी एवं मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर उष्णकटिबंधीय समुद्री धारा के रूप में प्रकट होती है। एल नीनो का भारत के दक्षिण पश्चिमी मानसून पर समानतः प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न होता है। एल नीनो घटना सामान्यतः 2 से 7 वर्षों के अंतराल में अनियमित रूप से आता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ला नीना का संबंध पश्चिमी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के ऊष्मन से है। ला नीना के आविर्भाव के साथ पश्चिमी प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय भाग में तापमान में वृद्धि होने
एवं वाष्पीकरण अधिक होने से इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के समीपवर्ती भाग में सामान्य से अधिक वर्षा होता है। भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः अधिक सक्रिय हो जाता है। हालांकि मानसून के क्रियाविधि पर अन्य कारकों का भी प्रभाव होता है। जेट प्रवाह का संबंध क्या सही है? जेट प्रवाह तिब्बत के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा। तिब्बत उच्च भूमि जेट प्रवाह को उत्तर एवं दक्षिण शाखाओं में विभाजित करता है। दूसरा भी सही है। जेट प्रवाह उत्तरी शाखा भारत में जाड़े में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। 1-2 सही हो जाएगा, ये सही होगा। उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम जो है तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप में चलती है। तिब्बत उच्च भूमि इन जेट हवाओं के मार्ग में अवरोध का काम करता है, जिसके फलस्वरूप जेट प्रवाह 2 भागों में बढ़ जाता है। इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में बहती है और जेट प्रवाह दक्षिण वाली शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। इस दक्षिणी शाखा की औसत स्थिति फरवरी में लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर होता है। इसका दाब स्तर 200 से 300 मिलीबार होता है। जेट प्रवाह की यह दक्षिणी शाखा भारत में जाड़े के मौसम में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। आगे देखते हैं। कथन कारण दिया है, आगरा दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है। तो आगरा एवं दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री, दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। कारण क्या है? ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है, दोनों स्टेटमेंट क्या है? दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं, लेकिन जो है व्याख्या भी साथ में करते हैं। ठीक है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय क्षेत्र अधिक ठंडे होते हैं। आगरा दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है। आगरा का तापमान 16 डिग्री और दार्जिलिंग 4 डिग्री है। ठीक है। अमृतसर शिलांग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में विभिन्नता का कारण क्या होता है? ऊंचाई में विभिन्नता। दोनों जगह एक दूसरे से अलग अलग जो है ऊंचाई पे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर अलग होता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव? जलवायु राज्य छत्तीसगढ़ में कौन सा है? आर्द्र दक्षिण पूर्व। भारत में विस्तृत जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र दक्षिण पूर्व के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, छोटा नागपुर, उड़ीसा पठार, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उत्तरी पूर्वी आंध्र प्रदेश सम्मिलित है। उपांध्र संक्रमणी के अंतर्गत मध्य गंगा मैदान, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार का भाग है। उपाद्र तटीय के अंतर्गत कोरोमंडल तट का क्षेत्र आता है। उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु क्षेत्र का विस्तार ऊपरी गंगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा एक मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? पश्चिमी घाट, दक्कन पठार। आगे देखते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ बेसिन के बारे में बात कर रहा है। छत्तीसगढ़ बेसिन मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है। ठीक है। अरब सागर की शाखा 3 भागों में विभक्त होती है। पहली शाखा पश्चिमी घाट की खूब वर्षा करती है। दूसरी शाखा नर्मदा ताप्ती नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत में वर्षा करती है। तीसरी शाखा सौराष्ट्र एवं कच्छ से होते हुए अरावली के साथ साथ राजस्थान को पार करते हुए पंजाब हरियाणा में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून शाखा में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी शाखा पूर्वी तट एवं घाट कोरोमंडल तट को छोड़कर गंगा के मैदान में प्रवेश करते हुए उत्तर एवं उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होती है। यह गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम में प्रवाहित होती है। यह गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है और पंजाब के मैदान में पहुंचती है। छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर का पठार आदि मानसून के बंगाल की खाड़ी में शाखा से पर्याप्त वर्षा प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? आर्द्र जलवायु का अनुभव कहां पे होता है? ये आपका जो है कोच्चि में और तेजपुर में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी से।
कोच्चि और तेजपुर में अधिक आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है। 2022 में कोच्चि में 3415 मिलीमीटर, अहमदाबाद में 560 मिलीमीटर, लुधियाना में 766 मिलीमीटर, तेजपुर में 1775 मिलीमीटर वर्षा हुई थी। ठीक है। वर्षा का निवर्तन इंगित होता है किस चीज से? साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब की स्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। इसका देखिए, तो इसमें जो है ए सही हो जाएगा, केवल एक सही होगा। मानसून निवर्तन संबंधित किससे है? साफ आकाश से। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण के तरफ से सूर्य के आभासी संचरण के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब उत्तरी मैदान पर शिथिल हो जाता है, धीरे धीरे उच्च दाब का स्थान ले लेता है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित हो जाती है। अक्टूबर माह के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती है। ठीक है। अक्टूबर नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून निवर्तन की ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है, तापमान बढ़ने लगता है, रातें ठंडी एवं सुहानी हो जाती हैं। अभी भी पर्याप्त आर्द्रता के कारण, आर्द्रता जनित तापमान के कारण दिन का मौसम कष्टकारी हो जाता है, जिसे आमतौर पर कार्तिक माह की उष्मा कहते हैं। अक्टूबर माह के उत्तरार्ध में तापमान में तेजी से गिरावट आने लगता है। यह गिरावट उत्तरी सागर में विशेष रूप से देखा जाता है। आगे देखते हैं। पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ पवन कहलाती। तो ये 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ होना चाहिए, ये जो है 60 नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहतियां मॉइस्चर एयर माइसेज पछुआ हवाओं के भाग हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। सामान्यतः 30 से 60 अंशांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पछुआ पवनें चलती हैं। ठीक है। उपोष्ण वायुदाब तटबंध से ध्रुवीय निम्न वायुदाब तटबंधी के क्षेत्र की ओर चलने वाली पश्चिमी पवनों को पछुआ पवन कहते हैं। पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास दक्षिणी गोलार्ध में 60 से 65 अंशांश के मध्य होता है। ठीक है। 30 से 60 के बीच नहीं होता है, 60 से 65। जबकि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ पछुआ हवाओं के ही भाग जो उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम के सहारे यहाँ पर प्रभावित होते हैं एवं वर्षा करते हैं। आगे देखते हैं। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक पर निम्न वायुदाब पेटी है, व्यापारिक एवं पछुआ पवनों की पेटी के मध्य, पछुआ एवं ध्रुवों हवाओं की पेटी के मध्य। आगे देखते हैं। ध्रुवों के समीप क्षेत्र भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा सही हो जाएगा। ITCZ जो है उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवतीय अंशांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहाँ पर उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त एवं भूमध्य रेखा के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के कारण यहाँ उत्तर दक्षिण की ओर खिसकता है। ठीक है। राजस्थान जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी क्या है? ये कुछ स्थानों पर संवहनी धाराओं की उत्पत्ति के कारण होता है। ठीक है। अरावली पहाड़ी दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर, ये सही नहीं है। आगे देखते हैं। मई जून पश्चिम की तरफ हवाएं, जो गर्म हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू कहा जाता है। लू के कारण यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। इस निम्न वायुदाब की पूर्ति हेतु उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों से तेजी से हवाएं उठकर आती हैं, जो अपने साथ साथ धूल आंधियां लाती हैं। अतः कुछ स्थानों पर संवहनी धाराओं की उत्पत्ति राजस्थान में मई जून माह में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। अरावली पर्वत श्रेणी दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के चलने के दिशा के अनुरूप होने के कारण मार्ग में बाधक नहीं बनती, अतः मानसून पवन जो है सीधी निकल जाती है।
राजस्थान में बहुत गर्म वर्षा होती है, बहुत कम वर्षा होती है, ठीक है। कारण क्या है, हवाएं किसी प्रकार बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के कारण आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है। आगे देखते हैं। राजस्थान में कम वर्षा होती है क्योंकि यहाँ किसी प्रकार, वही बात है। आगे देखते हैं। निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। शरद, ग्रीष्म, बसंत, वर्षा। तो इसमें जो है सबसे पहले बसंत आएगा, फिर ग्रीष्म ऋतु आएगा, फिर वर्षा आएगा, फिर शरद आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 20 होगा। ऋतु देखिए, बसंत, चैत्र, बैसाख, ग्रीष्म, जेठ, आषाढ़, वर्षा, सावन, भादौ, शरद, आश्विन, कार्तिक, हेमंत, मार्गशीर, पौष, शिशिर, माघ, फाल्गुन। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? मानसून अभियान संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। तो ये स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। मानसून के कारणों एवं तंत्र को समझने के लिए भारत एवं यूएसएसआर वर्तमान में रूस का संयुक्त मानसून अभियान जो है मोनेस्क वर्ष 1973 में संचालित किया गया था। आगे देखते हैं। ज्ञातव्य है कि 1967 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन द्वारा एक ग्लोबल एटमॉस्फेरिक रिसर्च प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत वैश्विक मौसम प्रयोग 1 दिसंबर 1978 को हुआ है। इस वैश्विक मौसम प्रयोग एक उप कार्यक्रम मानसून एक्सपेरिमेंट था 1979 में, जिसमें भागीदारी हेतु भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुछ कार्यक्रमों से संबंधित वैज्ञानिक योजनाओं को एक दूसरे के साथ सहयोग हेतु समझौता किया। ठीक है, आगे देखते हैं। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया? CWG। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए CWG का शब्द का प्रयोग किया, जिसका तात्पर्य शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार की जलवायु होता है। कोपेन के अनुसार जलवायु की वर्गीकरण के निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु। कोपेन के अनुसार वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु संबंधित किससे है? CWG से। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वर्षा से संबंधित है। वर्षा के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से हम आपको डिटेल चर्चा करते चलते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहाँ पे? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। ठीक है, भारत मानसून विज्ञान विभाग द्वारा प्रस्तुत 2022 के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का अधिकांश हिस्सा प्राप्त होता है। 2022 में भारत में वास्तविक औसत वर्षा 1257 मिलीमीटर हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून 924.8 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, जो 2022 के वार्षिक वर्षा का 73% है। उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? आपका तमिलनाडु है। भारत में सितंबर महीने में मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है। ऐसा सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण ITCZ के दक्षिण की ओर खिसकने के कारण होता है। इस क्रम में उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके तमिलनाडु विशेषकर चेन्नई में वर्षा करती है। उत्तर पूर्वी मानसून से चेन्नई की और तमिलनाडु की कुल वार्षिक वर्षा 40 से 50% प्राप्त होती है। निम्नलिखित राज्यों में किसमें अधिकतम वार्षिक वर्षा होती है? वो है सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश में 2810, सिक्किम में 3300, केरल में 2897, जम्मू कश्मीर में 1040। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए युग्म दिए गए हैं। ऐसा कौन सा युग्म है जिसके दोनों नगर
लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक स्पष्ट है। वो कौन से हैं? अजमेर और शिलांग। अजमेर और शिलांग दोनों एक ही अक्षांश पर हैं, लेकिन वो वर्षा का डिफरेंस क्यों है? जबकि शिलांग जो है पूर्वी खासी पहाड़ी में स्थित है। तो दोनों नगर अजमेर और शिलांग एक ऊंचाई पे है। ऊंचाई जैसे बढ़ते जाते हैं तो आपका जो है एक प्रकार से वहाँ पे पर्वत से जब टकराता है मानसून, तो वहाँ पे बारिश काफी होता है। और अजमेर राजस्थान में है, जो कि अरावली पर्वत है, जो मानसून के समानांतर पाया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बाधक नहीं बनता, तो वहाँ पे कम वर्षा होता है। आगे देखते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है। इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा जगह है? चेन्नई। आगे देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय नगरों में समानतः सामान्य वर्षा का सही और वही क्रम मतलब घटते क्रम में। तो सबसे ज्यादा वर्षा कोच्चि में, फिर कोलकाता, पटना, फिर दिल्ली में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कोच्चि एर्नाकुलम जिला में 3415, कोलकाता 1325, पटना में 736, फिर दिल्ली में। आगे देखते हैं। आम्र वर्षा का संबंध किससे है? ये आम की फसल से संबंधित। आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है, जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होता है। इस वर्षा से आम की बौरे पेड़ से टूटकर गिरती नहीं। ठीक है, जिसकी वजह से आम की खेती अधिक होता है। प्रसिद्ध स्थानीय तूफान और स्थान क्षेत्र कहाँ से संबंधित है? तो आम्र वर्षा का संबंध कहाँ से है? आम्र वर्षा का संबंध आपका तटीय कर्नाटक क्षेत्र से है। ठीक है, और फूलों वाली बौछार कहाँ से संबंधित है? पंजाब से बिहार तक है। और काल बैसाखी पश्चिम बंगाल से लू का संबंध जो है, एक मिनट, लू का फूलों एक यहाँ पे जो है डी का संबंध जो है आपका एक से हो जाएगा। पंजाब से बिहार तक जो है लू चलता है। और इसमें जो है बी का क्या हो जाएगा? फिर बी का जो है 2 हो जाएगा। मतलब ये फूलों वाली बौछार कहाँ से संबंधित है? ये केरला से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी से ही हो जाएगा। आम्र वर्षा तटीय कर्नाटक, फूलों वाली बौछार केरल, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल एवं लू का संबंध पंजाब से बिहार तक। आम्र वर्षा ग्रीष्म ऋतु केरल एवं तटीय कर्नाटक से होने वाले पूर्व मानसून तूफानी वर्षा को आमतौर पर आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आमों के पकने में सहायक होती है। फूलों वाली बौछार केरल के निकटवर्ती कहवा उत्पादन क्षेत्रों में होने वाली वर्षा से कहवा के फूल खिलने लगते हैं। ठीक है, काल बैसाखी असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख महीने में शाम को चलने वाली भयंकर विनाशकारी झंझावत वर्षा युक्त पवनों को काल बैसाखी कहा जाता है। चाय, पटसन, चावल के लिए यह वर्षा काफी लाभकारी होता है। ठीक है, असम में इन्हें बारदोली छीड़ा भी बोला जाता है। लू का संबंध पंजाब उत्तरी विशाल मैदान में पंजाब से बिहार तक प्रभावित होती है। यह शुष्क एवं गर्म स्थानीय पौने। आगे देखते हैं। आम्र वर्षा भारत के किन राज्यों में घटना होती है? केरल और कर्नाटक में। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से क्या कहते हैं? मैंगो शावर्स। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान क्या है? लेह में जो है 63 मिली होता है। बीकानेर में
474, जैसलमेर में 372। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम बारिश होती है? ये मैं तो आपको बता ही थे। चेरापूंजी कहाँ पे है? मेघालय राज्य में है चेरापूंजी। अब सोहरा भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य मेघालय में स्थित है। मानेसराम में पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला चेरापूंजी ही था। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में होता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और मेघालय है। ठीक है। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। कारण क्या है इसका? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े से ही महीनों में जोर का होना। तो ये सारे ऑप्शन इसमें सही है। तो आगे देखते हैं, इसमें सारा वही सभी ऑप्शन का जो है एक्सप्लेनेशन किया है, तो ये तो बात कर ही रही है। निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाए? वर्षा के जल का संचयन जो है सबसे लाभकारी इसीलिए। जल प्रबंधन युक्ति द्वारा वर्षा का जल संचयन आसानी से बिना अतिरिक्त खर्च के टैंक व बांध बनाकर किया जा सकता है। इसके द्वारा सतह की जल स्तर भी ऊपर आ जाएगा, जिससे जल की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है। तमिलनाडु इस मामले में अग्रणी राज्य है। इस प्रकार वर्षा के जल का संचयन जल प्रबंधन की वह युक्ति है जिसके द्वारा भारत में लागत की अधिकतम लाभ हो सकता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? जम्मू कश्मीर में। आगे देखते हैं, झारखंड में किस मानसून से होती है वर्षा? किस मानसून से? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। झारखंड में दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ आती है। बाढ़ कहाँ पे आती है? तो ये बालतोरा में जो है बाढ़ आती है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है, बालतोरा में भीषण बाढ़ आती है। बालतोरा भारत के राजस्थान राज्य का एक जिला है। ठीक है, आगे देखते हैं, कथन कारण दिया है, गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। तो इसका जो है ये पहला स्टेटमेंट सही है। गंगा के मैदान में कोई जो ऊपर चढ़ता जाएगा, आर्द्रता धारी मानसूनी पौने ऊंची जाती मिलेंगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे का व्याख्या भी करती है। गंगा के मैदान में पश्चिमी उत्तर पूर्व पश्चिमी की ओर मानसूनी वर्षा घटती जाती है, अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा बढ़ती जाती है। ठीक है, पश्चिम की ओर पंजाब के मैदान में वार्षिक वर्षा 600 मिलीमीटर, वहीं पूर्वी गंगा मैदान में यह 1500 मिलीमीटर तक होती है। गंगा के मैदान में ऊपर की ओर पर्वतों में आर्द्रता क्रमशः कम होती जाती है, फलस्वरूप ये पौने ऊंचाई की ओर जाती मिलेंगी। मानसूनी पौनों की आर्द्रता वर्षा की मात्रा को प्रभावित करती है। ठीक है, आगे देखते हैं, जलवायु परिस्थितियां हैं और एक तरफ जो है कारण है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक वर्षा होता है। चेन्नई में अधिक वर्षा होता है, तो ए का क्या हो जाएगा? ये अंशांश की वजह से होता है। ठीक है, कोलकाता जो है, कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई में अधिक वर्षा होती है, तो अंशांश की वजह से होता है। ठीक है, दूसरा क्या है? 1 का 5 अगर करेंगे तो 1 का 5 दो ऑप्शन है। आगे देखते हैं, हिमालय में हिमपात जो है तुंगता के कारण होता है। ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है टेम्परेचर जो है कम होता रहता है। तो दो का अगर दो बी का जो है 2 अगर मिलाएंगे तो ये इसका सी आंसर सही हो जाएगा। तो सी मतलब सी का जो है 4 हो जाएगा। पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम होती है,
तो सी का जो है 4 हो जाएगा, समुद्र से दूरी की वजह से। सतलज गंगा मैदान शीतकाल में कुछ वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से। सैद्धांतिक रूप से चेन्नई मद्रास कोलकाता की अपेक्षा विषुवत के निकट है। यद्यपि दोनों समुद्र तल पर स्थित हैं, फिर भी दोनों के बीच अंशांशीय स्तर चेन्नई के अधिक गर्म होने के कारण हो सकता है। तुंगता के कारण हिमालय क्षेत्र में हिमपात की घटनाएं घटित होती हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून पूर्वी शाखा आराकान योमा दक्षिण हिमालयी ढलानों में टकराकर पश्चिम की ओर मुड़कर पंजाब तक जाती है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है, आर्द्रता कम होने जाने के कारण वर्षा कम होती है। ठीक है। शीतकाल में सतलज गंगा मैदानी क्षेत्रों में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभों से प्रभावित होती है। भारत में आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाण चिन्ह। आगे देखते हैं। इसका क्या हो जाएगा, मौसमी नदियों में जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना। भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल वाले स्थानों पर मौसमी नदियों में जल के एकत्रण हेतु जलाशय टैंक का निर्माण किया जा सकता है, जिससे कृषि क्षेत्र में सिंचाई संभव होती है। अतः भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल का प्रमाण चिन्ह मौसमी नदियों के जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना की जाती है। भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित है कई जिलों में। भारत में मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में 1967 से 78 में प्रारंभ की गई। 1995 से 96 में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक को भी शामिल किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों को पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, तो पर्याप्त विकास नहीं हुआ, बिल्कुल सही है। भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में होता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। दोनों एक दूसरे का व्याख्या भी करते हैं। अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ। भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल भर के 4 महीनों में होता है। इसका मुख्य कारण है अधिकांश समय मौसमी नदियों में परिवहन जल योग अभाव रहता है, जिससे अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो दोनों कारण सही है, एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। चेरापूंजी कहाँ पे है? खासी पहाड़ियों में, मेघालय राज्य की खासी पहाड़ियों में। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? चेन्नई में। अब शीतकाल के समय का वर्षा देखेंगे। भारत में उत्तरी मैदान शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों से। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभों द्वारा होती है। ये बाएं उष्णकटिबंधीय गर्त होते हैं। इसकी उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर में होती है, जहां से ये आर्द्रता भी ग्रहण करते हैं। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं की कृषि के लिए लाभकारी होती है। आगे देखते हैं। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं? पंजाब और तमिलनाडु। भारत में शरतकाल अर्थात अक्टूबर नवंबर में लौटते मानसून उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है, जो आंतरिक भागों की तरफ घटती जाती है। अक्टूबर दिसंबर 2022 में तमिलनाडु में 445 मिलीमीटर वर्षा हुआ। उत्तरी पश्चिमी भाग भारत के कुछ भागों में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, जिसमें पंजाब भी शामिल है। शरत काल में आंशिक रूप से दक्षिण पूर्वी कर्नाटक में भी वर्षा होती है। आगे देखते हैं। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांश जिन कारणों से होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून की वजह से। दो कथन अभिकथन और कारण। दक्षिण पश्चिमी मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, तो तमिलनाडु का जो है ये शुष्क रहता है, बिल्कुल सही। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिमी मानसून अरब सागर वृष्टि छाया में पाया जाता है। तो दोनों कथन सही है और एक दूसरे का व्याख्या भी करते हैं। डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिमी मानसून बंगाल की खाड़ी सागर के समानांतर स्थित है। यह दक्षिण पश्चिमी मानसून अरब सागर के शाखा के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अरब सागर की शाखा से दक्षिण पश्चिमी मानसून को
पश्चिमी घाटों द्वारा बाधित किया जाता है। ये हवाएं फिर पश्चिमी घाटों के ढलानों पर चढ़ती हैं, जहाँ जल्द ही ठंड हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप सह्याद्री के पवनोन्मुखी हिस्से पश्चिमी तटीय भाग में मूसलाधार वर्षा होती है और पश्चिमी घाटों को पार करने के बाद ये हवाएं नीचे उतरती हैं और गर्म हो जाती हैं। ठीक है, हवाओं के सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है, इसलिए ये हवाएं पश्चिमी घाटों, तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ भाग से एवं पूर्व में थोड़ी सी वर्षा करती है और इन क्षेत्रों को वर्षा छाया क्षेत्र भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश क्षेत्र शुष्क रहता है, बिल्कुल सही। शीत ऋतु के दौरान देश का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी सही है, लेकिन ये एक दूसरे का व्याख्या नहीं करते हैं, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। भारत के शीतकाल मानसून के निवर्तन के कारण उत्तरी पूर्वी मैदान के मानसून के कारण भारत के अधिकांश हिस्सों में वर्षा नहीं होती है। हालांकि इसके कारण कोरोमंडल तट पर पर्याप्त वर्षा होती है। उत्तरी भारत में शीतकालीन हल्की वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है। शीत ऋतु के दौरान उपोष्ण उच्च वायुदाब के हिमालय के दक्षिण में स्थापित होने के कारण उत्तर भारत में उच्च दाब उत्पन्न होने से देश के अधिकांश भाग में उत्तर पूर्वी व्यापारिक कोनों का प्रभाव रहता है। आगे देखते हैं। भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा होती है, बिल्कुल सही। जाड़े में उत्तरी पूर्वी मानसून सक्रिय होता है। जाड़े में उत्तरी पूर्वी मानसून सक्रिय होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो है सही है, दूसरा भी, लेकिन दोनों एक दूसरे का व्याख्या नहीं करते। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्न राज्यों में किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? जाड़े में तमिलनाडु तथा दक्षिण पूर्वी केरल में होती है, क्योंकि केरल के अधिकांश क्षेत्र में यह वर्षा होती है। ठीक है। भारत के निम्न में किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो कहाँ पे होता है ये? कोरोमंडल तट पे। भारत में कोरोमंडल तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्वी कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी केरल में भी उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। इसके अंतर्गत दक्षिण आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु क्षेत्र भी आते हैं। आगे देखते हैं। भारत के कौन से क्षेत्र में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होते हैं? तो इसमें जो है तमिलनाडु भी हो जाएगा, दक्षिण आंध्र प्रदेश हो जाएगा और दक्षिण पूर्वी कर्नाटक भी होगा। तो इसका आंसर ए, सी, डी तीनों सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायुताप निम्न होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रति चक्रवाती स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो एक सही है और आर गलत है, सी सही हो जाएगा। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। भारत में सबसे पहले से ही प्रति चक्रवाती दशा मौजूद रहती है, जिसका शीतकालीन की वर्षा से संबंध नहीं होता है। प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायुताप निम्न होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। भारत के निम्न में किस क्षेत्र में शीतकालीन में वर्षा होती है? शीतकालीन में वर्षा जो है आपका उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में भी होता है, दक्षिण पूर्वी में। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्वी भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में तटीय क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। आगे देखते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है। आगे देखते हैं। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्यसागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से में जाड़े की वर्षा का कारण बनता है। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है।
जो दक्षिण पश्चिमी मानसून वर्षा के विपरीत की स्थिति है। यह रबी के फसल के लिए काफी लाभदायक होता है। आगे देखते हैं। भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है। तो पंजाब और हरियाणा जो है दोनों में रबी की फसल की खेती की जाती है, बिल्कुल सही है। इन राज्यों में रबी की फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली बारिश पर निर्भर करती है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा, आर गलत हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही, आर गलत हो जाएगा। भारत में रबी की फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है। हालांकि रबी की फसलों की खेती देश के अन्य भागों में भी की जाती है। सामान्यतः रबी की फसलों शीतकालीन फसलें होती हैं। रबी की फसलें के अंतर्गत गेहूं महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। उत्तरी भारत में शीतकाल में मुख्यतः भूमध्यसागरीय क्षेत्र में उत्पन्न बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात को उपोष्ण पछुआ जेट पवनें तुर्की, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत तक खींच लाते हैं, जिससे यहाँ शीतकालीन वर्षा होती है, जो रबी की फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इसलिए आर गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आज का क्लास जो है यहीं पे समाप्त करते हैं, और आपको क्लास अच्छा लगा हो तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको जो है कुछ सजेशन देना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हम नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलेंगे। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।